हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 9 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया समझाने वाला हूँ। इससे पहले साइंस एसएसटी मैथ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ और आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है। यदि आप जाके प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। क्लास 8 हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसमें एग्जाम से लगभग 10 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पूरा चैप्टर समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बाद से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कैलीकट में लैंड करते हैं 1498 में और इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन इरा का जो है बिगनिंग होता है। 16th सेंचुरी तक क्या होता है कि जो पुर्तगाल थे, जो पोर्टुगीज थे, उन्होंने अपना कॉलोनी एक तरह का इस्टेब्लिश कर लिया था गोवा में, मतलब उपनिवेश स्थापित कर लिया था। आप कह सकते हैं कि उन्होंने गोवा को अपना गुलाम बना लिया था उस टाइप से। ओके, नेक्स्ट सेंचुरी में क्या होता है, इंडिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाता है यूरोपियन ट्रेडर्स का, है ना, फिर एडवेंचरस का, मिशनरीज का, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड से। ओके, तो जो एज ऑफ इम्पेरियलिज्म था इंडिया में, वो स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर के डिस्टिंग्रेशन से। ओके, जो लैक था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी का, वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कि रिवॉल्ट किए थे औरंगजेब के वीक सक्सेसर्स के अगेंस्ट में, उसको लीड करते हैं। वो स्टेट्स थे बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर। सिख्स और मराठा और जो जट और राजपूत थे, उन्होंने भी अपना ऑन किंगडम को, मतलब अपना किंगडम को स्थापित कर लिया था, सेटअप कर लिया था। तो इस स्टेज का यूरोपियंस तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन का पूरा एडवांटेज उठाया, पूरा फ़ायदा उठाया। अब देखते हैं ट्रेडिंग कंपनीज। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करते थे। ट्रेडिंग सेंटर्स को कहा जाता था फैक्ट्रीज द प्लेसेस वर फैक्टर्स और ऑफिशियल वर्क्स। एक ऐसा प्लेस जहाँ फैक्टर्स और ऑफिशियल्स वर्क करते हो, काम करते हो। कुछ फैक्ट्रीज फोरफाइड सेफगार्ड के रूप में फोरफाइड करते थे राइवल ट्रेडिंग कंपनी से। ये जो है स्पाइसेस को बाउट करते थे, मतलब खरीदते थे, कॉटन टेक्सटाइल को, हैंडलूम्स, इंडिगो डाइंग के लिए, और सैलपिट्र रॉ मटेरियल, गन पाउडर बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता था। ओके, तो चीप रेट्स में उन्होंने इस चीज़ को ख़रीदा इंडिया से और यूरोप और अमेरिका में इसको हायर रेट में बेचा, ऊंचे दामों में इसे बेचना शुरू किया। जो ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन था, वो इंडिया में बहुत सारी फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज के कंपटीशन के रूप में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगे। जब देखने लगे इस चीज़ों को बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उन लोगों को मिलता है, ओके, तो उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर खोल लिया इंडिया में। होल इंडिया में ऐसा होते गया धीरे धीरे। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा पावर था, ओके, सबसे बड़ा जो पावर था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश का, उससे ज़्यादा अमेजिंग, आश्चर्यजनक कहानी पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं देखी गई। ओके, ये जानबूझकर किए गए काम नहीं थे, ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स थे जो कि फाइनली लीड करते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो ट्रेडिंग पोस्ट को इस्टेब्लिश कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे। ओके, सूरत में किया और 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स किए, फोर्ट विलियम इन बंगाल, फोर्ट एसटी जॉर्ज इन मद्रास और बॉम्बे कैस्टल। तो ये 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस, लोकल प्रिंसेस से फ्रेंडली रिलेशंस भी आप कह सकते इस्टेब्लिश किए ज़्यादा प्रॉफिट्स को कमाने के लिए। ओके, तो जो इंडियन रूलर थे वो हर एक अलाइंसेस पे, हर एक प्रस्ताव पे आप कह सकते हैं उन्होंने साइन किया। ओके, और इंग्लिश मिलिट्री का हेल्प किया। तो इस सिचुएशंस का एडवांटेज लेकर के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, जो ब्रिटिश थी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, इंट्रोड्यूस किया। ओके, इसके कारण क्या होता है, जो इंडियन प्रिंसेस थे, ओके, इंडियन प्रिंसेस जो थे वो मेयर पपेट बन गए, एक तरह से हाथ की कठपुतली बन गए ब्रिटिश के लिए।
नेक्स्ट आता है कि ट्रेडिंग कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी इम्पीरियल पावर कैसे बन सकती है, एक ट्रेडिंग कंपनी भारत में शाही शक्ति कैसे बन सकती है। तो इसका जो रियल आंसर है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक इम्पीरियल पावर, एक शाही शक्ति हमारे देश में इसलिए बनी क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को अदर यूरोपियन ट्रेडर से प्रोटेक्ट करके रखना चाहती थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक तरह से ट्रेडिंग कंपनी के रूप में पहले हुई, उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू किया और धीरे धीरे पूरा आया इंडिया का, पूरे इंडिया का जो रूलर बनना शुरू हो गया। ओके, जो कंपनी का जो एम था वो ईस्ट के इंटायर ट्रेड में मोनोपोली को गेन करने का था। ओके, कंपनी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे फॉरेन ट्रेडर्स के साथ विश्वास में आई, अपने ऑन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को आप कह सकते हैं उन्होंने बिल्ड किया। ओके, और कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाया। ऊपर से उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, बंगाल के गवर्नेंस में, मद्रास के गवर्नेंस में जो कि चेन्नई है अभी, ओके, और बम्बई जो कि मुंबई है अभी, उसके गवर्नेंस में धीरे धीरे प्लेस करना, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उस पर वार करना शुरू किया और उसको अपने अंदर ले लिया, कर सकते हैं। ओके, अब है कार्नेटिक वार्स। ये जो कार्नेटिक वार्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्नेटिक वार्स एक सीरीज ऑफ बैटल था जो कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। ओके, और क्यों लड़ा गया था, तो इंडिया के ट्रेडिंग पोर्ट्स में किसका कंट्रोल होगा, उसमें कंट्रोल करने के लिए ये जो सीरीज ऑफ बैटल था वो लड़ा गया था। ईयर्स क्या था, 1746 से 1763। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार। फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है जो लड़ा गया था 1746 से 1748 के बीच में। ओके, जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था ये रिजल्ट था ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वार का, जो कि 1740 और 1740 में टेक प्लेस किया ऑस्ट्रेलिया और प्रूसिया के बीच में। ओके, इंग्लैंड और फ्रांस जो है ये इस वार में अपोजिट साइड से एंटर कर जाते हैं। कमोडोर बार्नेट जो था वो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर के ये ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे जो कि इंडिया में आते हैं ट्रुप के साथ, मतलब अपनी सेना के साथ आते हैं। लेकिन जो फ्रेंच है ये ब्रिटिश के साथ प्रपोज करता है, पीसली उसे प्रपोज करता है। ओके, जो नवाब ऑफ कार्नेटिक जो अलाउद्दीन था वो भी ऑर्डर करता है कि वहाँ कोई भी वार नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी वार नहीं होगा। सो कमोडोर बार्नेट इंग्लैंड के लिए वापस चला जाता है, लेकिन डुप्लिक्स जो था ये अपने प्रॉमिस को नहीं रखता है और मद्रास पे अटैक करता है और उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, तो अब मद्रास किसका है, डुप्लिक्स का हो गया। तो जो ब्रिटिश थे वो चले गए कहाँ, वापस चले गए। कमोडोर बार्नेट जो है वापस चला गया, तो ब्रिटिश इस चीज़ का कंप्लेन करते हैं नवाब के साथ और फ्रेंच के साथ वार को डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक बैटल होता है 1746 में, और इस बैटल में क्या होता है, अनवरुद्दीन जो है ये फ्रेंच से डिफीट कर जाता है, मतलब हार जाता है। ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वार जो था वो 1748 में इंड में आ जाता है, खत्म में आ जाता है। ओके, और जो फ्रांस का जो पावर था वो इंडिया में वीक होने लगता है और फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है और मद्रास जो है वापस इंग्लैंड को देना पड़ता है। तो यही था फर्स्ट कार्नेटिक वार, ये ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वार का जो है आपका रिजल्ट था। अब देखते हैं सेकंड कार्नेटिक वार जो कि हुआ था 1749 से 1754 के बीच में। ये जो वार था ये वार ऑफ सक्सेशन था। चंदा साहिब जो कि दोस्त अली खान के दामाद थे और अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के नवाब थे, जिसे हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट कार्नेटिक वार में। तो ये वार जो है कार्नेटिक नवाबशिप के लिए हुआ था। निजाम उल मुल्क जो कि डेक्कन सुबेदार थे, उनके डेथ के बाद क्या होता है 1748 में एक वार होता है मुजफ्फर जंग, और मुजफ्फर जंग जो कि ग्रैंड सन थे निजाम उल मुल्क के। ओके, और नजीर जंग जो कि सन थे निजाम उल मुल्क के। तो उनके बीच में एक लड़ाई होती है, एक वार होता है। तो जो फ्रेंच जो थे उन्होंने ट्रीटी साइन की थी मुजफ्फर जंग के साथ और चंदा साहिब के साथ। ओके, कि उन्हें जो है फ्रेंच वेल ट्रेंड फोर्सेस के साथ हेल्प करेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोनों मिल करके नजीर जंग को हरा देते हैं और अनवरुद्दीन को हरा देते हैं, जो कि अनवरुद्दीन जो था वो नवाब था कर्नाटक का। ओके, तो और जो उन्होंने साउथ इंडिया के ट्रेड के ऊपर जो मोनोपोली प्राप्त कर ली। तो अनवरुद्दीन इस बैटल में हार जाता है, उसका जो बेटा था मोहम्मद अली वो भाग जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो नजीर जंग के साथ प्लॉट कर लेते हैं। ओके, और फ्रेंच आर्मी को हरा देते हैं
जिसके साथ क्या होता है, नजीर जंग जो हारे थे वो भी जीत चुके हैं यहाँ पर, और अनवरुद्दीन तो मर ही गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड राजनीतिक वार। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी वार, यदि आपको कोई भी वार ऐसा है जो नहीं समझ में आएगा, तो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ओके, कि आपको कौन सा वार समझ में नहीं आया है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग सिर्फ थर्ड कार्नेटिक वार तक ही पढ़ेंगे, और इसका सेकंड पार्ट होगा, जितना जल्दी संभव हो मैं सेकंड पार्ट बता दूंगा, ओके। ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, पूरा चैप्टर को समझ में आ जाएगा, ओके। तो थर्ड कार्नेटिक वार देखते हैं। थर्ड कार्नेटिक वार जो था वो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। जो थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था ये 1756 में शुरू हुआ, ओके, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। जब फ्रेंच मद्रास में विशिष्ट करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव कर्नल फोर्ड को सेंड करते हैं नॉर्दर्न सरकार्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। फोर्ड जो है ये नॉर्दर्न सरकार्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, और सलबाज जंग जो कि फोर्थ निज़ाम था हैदराबाद का, उसके अपने अंदर में ले आता है, अपने कंट्रोल में ले आता है। सलबाज जंग जो था वो नॉर्दर्न सरकार्स ब्रिटिश को मिल जाता है सलबाज जंग से, ओके। तो एक बैटल होता है एक युद्ध होता है 1760 में बंदीवश में, ओके, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंच जो है वो हार जाते हैं। पौंडीचेरी जो अभी पुडुचेरी है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। जब भी ये जो 7 साल का वार था ये यूरोप में एंड होता है 1763 में, ओके। तो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, ओके, और ट्रीटी के अब संधि के हिसाब से क्या होता है, पौंडीचेरी है वो फ्रेंच को वापस दे दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है अपना नेम बनाने में पूरा सक्सेसफुल रहा इस पूरे कार्नेटिक वार में, ओके, और हर एक टर्न में जो है डुप्लिक्स को फॉइल करता रहा, मतलब उसको बेवकूफ़ बनाता रहा, आप कह सकते हैं। जो कि डुप्लिक्स जो था वो गवर्नर जनरल था, फ्रेंच का जनरल था, ओके। इसके साथ क्या होता है कि कॉन्स्टेंट डिफीट्स के कारण क्या होता है, डुप्लिक्स को फ्रांस में वापस बुला लिया जाता है डिस्ग्रेस के कारण, ओके। और इवेंचुअली क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है 1770 में, और जो फ्रेंच एम्बिशंस था, ओके, इंडिया में उनका एम्पायर को इस्टेब्लिश करने का वो खत्म हो जाता है, और ब्रिटिश का जो सुप्रीमेसी था वो फिल्मली इस्टेब्लिश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पार्ट पूरा हुआ। मैंने कहा था थर्ड कार्नेटिक वार तक मैं कवर करूंगा, तो थर्ड कार्नेटिक वार तक यदि आपको कोई भी डाउट रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कौन सा डाउट रहा, आपको किस वार में डाउट रहा, मैं आपके लिए ज़रूर एक नया वीडियो बना दूंगा। और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, जल्दी आ जाएगा सेकंड पार्ट। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चैनल। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।